आप सभी का स्वागत है आज नया सेशन में। और आज हम लेके आए हैं जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, उसके बारे में पूरा चर्चा। सभी को पता है कि वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, 4 दिन हो चुका है। रशिया ने फ्रंटल अटैक किया है, चारों तरफ से अटैक किया है। बहुत सारे सैनिक भी मारे गए और बहुत सारा सिविलियन का भी कहा जा रहा है कि उनका भी डेथ हुआ है। तो अब नाटो इतने दिन पहले से कह रही थी कि हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो नाटो आखिर क्यों अटैक नहीं कर रही है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। भारत का क्या स्टैंड है, चाइना का क्या स्टैंड है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है पुतिन, जो पुतिन का जो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एक हिटलरवादी हैं, हिटलर हैं, न्यू हिटलर हैं, ठीक है। उन्हें ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मेंटली इल हैं, ठीक है। तो आखिर क्या सच्चाई है? जो पुतिन गए हैं, आज छोटे तबके से पुतिन आते हैं और पहुंच गए सबसे टॉप पे, प्रेसिडेंट बने और दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी में से एक कहलाते हैं। तो कैसे वहां उनका जर्नी क्या रहा है, क्योंकि लीडरशिप का मेंटेलिटी आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उनका एक्शंस को समझ पाएंगे। आप देखिए इंडिया कहीं, जैसे नरेंद्र मोदी अभी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया को प्रोवाइड किया है। वहीं पे आपका फ्रेंड है पाकिस्तान, जो कुछ दिन पहले ही, जिस दिन गए रशिया, उसी दिन बोला व्हाट ए नाइस डे टू बी इन रशिया, और उसी दिन अटैक हो गया, ठीक है। तो उनका लीडरशिप स्टाइल देखिए और उन कंट्री का स्टेटस देखिए, आप उस कंट्री का डिसीजन देखिए आप। तो लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें समझना होगा जो पुतिन का जो लीडरशिप है वो कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द प्रोसेस। उसके बाद हमें समझना होगा कि रियल एम क्या है रशिया का। तो रशिया ने अगर डायरेक्टली इन्वेड किया है इतनी बड़ी कंट्री पे, तो उसका रियल एम क्या है? क्या उसका एम है कि हम पूरी तरह से यूक्रेन को अपने में शामिल कर ले, या कोई और एम है? यह भी हमें समझना होगा। उसके बाद जो युद्ध हो रहा है, ये जो इश्यूज इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो उसका ग्लोबल लेवल पे क्या परिणाम होगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या परिणाम होगा, इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन इन अ सिक्वेंशियल मैनर समझेंगे। और समझेंगे कि भाई क्रीमिया में क्या हुआ था, जॉर्जिया में क्या हुआ था, चेचेनिया में क्या हुआ था, ये सब भी समझेंगे, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर हम सब चीजों को अच्छे से डील करेंगे, ताकि आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो इस इशू के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया ने अटैक किया है 24 फरवरी में, ठीक है। तो जो अटैक है, पहले मैं उसको बताता हूं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक है। ये अटैक जो है मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक है। बहुत सारा इसमें अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो कि आया है। तो सबसे पहले क्या हुआ ये मैं बताता हूं आपको, एक जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इवेंट, उसके बाद आपको मैं आगे अंदर ले जाऊंगा। तो सबसे पहले दो जो मेनली रीजन है, ठीक है, लुहांस और डोनेस्क, ठीक है, डोनेस्क और लुहांस, ये दो रीजन है जो कि डॉनबस रीजन के अंदर आता है। यहां पे 2014 से 2014 से ही रशिया सपोर्ट करता था। यहां पे कुछ ग्रुप थे, उनका पर्पस था इंडिपेंडेंस। तो यहां पे बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा था। तो 21 तारीख को रशिया ने डोनेस्क और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। अब यहां पे एक बात और चल रही है कि जो CIA है, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है, उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा, जो बाइडेन को कहा कि जो वॉर होने का चांसेस फुल है, लेकिन वॉर जो स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट लगभग 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट होगा, ऐसा बहुत लोग कह रहे थे। लेकिन 15 फरवरी को स्टार्ट नहीं हुआ, वो वॉर जो स्टार्ट हुआ 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें एक चाइनीज एंगल घुसा हुआ है। क्या है भाई चाइनीज एंगल? तो चाइनीज एंगल जो यहां पे है कि चाइना में बीजिंग विंटर ओलंपिक चल रहा था। तो चाइना ने रशिया को कहा कि भाई बीच में तुम कुछ ना करो, नहीं तो हमारा इस पे एक इंपैक्ट पड़ेगा, सही नहीं रहेगा, तो तुम वेट करो। तो जैसे ही 20 तारीख को ओलंपिक खत्म हुआ, ठीक है, और 21 तारीख को पुतिन ने अनाउंस कर दिया कि ये दोनों कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्री। और यहां पे जो रिबेल्स हैं, जो फाइटर्स हैं,
उनको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना मेरा रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये चीज कहा। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, मिन्स्क एग्रीमेंट क्या कहता है, वो एग्रीमेंट कहता है कि जो ये प्रोविंस और लुहांस और डोनेट्स्क, या इनफैक्ट आप कंप्लीट डॉनबस रीजन जो देखेंगे, ये रीजन है डॉनबस रीजन, ठीक है। तो डॉनबस रीजन रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। और जो कल्चरली अगर आप देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो रीजन है पर्टिकुलरली, तो ये रीजन शुरू से ही सिंपैथेटिक टुवर्ड्स रशिया रहे हैं और यहां रिबेल फाइट भी कर रहा था। तो अब यहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, प्रोटेक्ट करने का वादा किया। तो लोगों ने सोचा कि अगर अटैक होगा भी तो इधर से अटैक होगा। लेकिन जब 15 तारीख को अटैक नहीं हुआ तो लोगों ने यह सोचा, अमेरिकन एंड इट्स एलाइज, नाटो जो है जिसे कहते हैं, उन्होंने यह सोचा कि अटैक नहीं करेगा रशिया, ऐसे ही सब जस्ट धमकी दे रहा है कि अटैक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अचानक से व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया फुल फ्लेजेड अटैक, चारों तरफ से अटैक करने का उन्होंने घोषणा कर दी 24 फरवरी को, और इन्वेड कर दिया इतना बड़ा कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकल स्केल से यूरोप का होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जो इन्होंने अटैक किया, अब देखिए अटैक किया तो इधर से भी किया, ये बेलारूस है, बेलारूस एक डिफरेंट कंट्री है, लेकिन बेलारूस रशिया का बहुत ज्यादा अच्छा एलाय है। और बेलारूस में जो प्रेसिडेंट है एक तरह के डिक्टेटर है, और बेलारूस ने डायरेक्टली कहा भी है अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रशिया के साथ एमलगमेट भी हो जाएंगे, अगर सोवियत टाइप कुछ बनाते हैं वो तो इधर से अटैक किया। लोगों ने सोचा इस साइड से अटैक होगा, ठीक है, और मोस्टली जो होगा ग्राउंड लेवल अटैक होगा, ठीक है। यही सोचा गया कि ग्राउंड लेवल अटैक होगा और इस साइड से अटैक होगा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस साइड से भी अटैक हो सकता है। उनका था कि आइदर इधर और थोड़ा इधर, मोस्टली इधर का था, लेकिन इधर से भी अटैक किया। और ये क्रीमिया है जो 2014 में 2014 में रशिया ने यूक्रेन से एनेक्स कर लिया था और अपना पार्ट बना लिया था। 2014, अधिक दिन की बात नहीं है। तो इधर से अटैक, इधर से अटैक और इधर से भी अटैक किया। अब देखिए, इसको कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो भी समझना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 स्टेज में अटैक प्लान किया। पहला स्टेज था कि भाई जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सबको क्या कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे पावर स्टेशन, जो भी मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उनको उन्होंने अटैक किया। और सेकेंडली जो था, जितने भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उससे अटैक किया, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम अगर मौजूद रहता है तो बहुत इजीली रडार कैप्चर कर सकता है कि ऊपर फाइटर प्लेन कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हर फाइटर प्लेन जो है वो स्टिल्थ फाइटर प्लेन नहीं होता है, ठीक है। स्टिल्थ फाइटर प्लेन में रडार भी इनफैक्ट नहीं पकड़ पाती है कि भाई फाइटर प्लेन आपके एयर स्पेस में है या नहीं है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने उसी को अटैक किया, जो एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि उनका एयरफोर्स बहुत इजीली मूव करे। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेज में बमबारी शुरू किया, जितने भी मेजर इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उस पे फर्स्ट वो। सेकंड राउंड में उन्होंने क्या किया कि अपना जो ग्राउंड ट्रूप्स है उसको भेजना शुरू किया। इस साइड से भी भेजना शुरू किया, इस साइड से भी भेजना शुरू किया, इधर से भी भेजना शुरू किया, इस साइड से भी भेजना शुरू किया। और उनका जो टारगेट है कि जितने भी मेजर एरियाज हैं, मेजर सिटीज हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो सब मेजर सिटीज है, ये ऑल आर, दीज आर मेजर सिटीज, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो मेजर सिटीज जो है उस पे अटैक किया जाए, और जब मेजर सिटीज पे अटैक होगा तो ऑटोमेटिक जो यूक्रेनियन है वो सकम कर जाएंगे और सरेंडर बोल देंगे। ये उनका पॉलिसी था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने साइमल्टेनियसली साइबर अटैक भी किया, ठीक है। साइबर अटैक भी किया, जो कि आमतौर पे वॉरफेयर में यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन साइबर अटैक किया गया, ठीक है। तो रशिया ने तो कहा कि भाई हमने साइबर अटैक नहीं किया है, ठीक है। इन रिटेलिएशन यूक्रेन में भी बहुत अच्छे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा नाम एनोनिमस, ठीक है।
एनोनिमस नाम का एक संगठन है जो यूक्रेन में ऑपरेशनल है। बहुत जगह वो उन्होंने पहले साइबर हमले अटैक किए हैं, साइबर बुलिंग किए हैं, साइबर थेफ्ट किए हैं। उन्होंने रशिया पे भी रिटेलिएटरी अटैक किया है, ठीक है, साइबर अटैक। तो साइबर अटैक भी कर रहे हैं, जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबको ध्वस्त करना चाह रहे हैं। सबसे इसमें जो चलो ठीक है चारों तरफ से किए, लेकिन एक जो पर्टिकुलर मूव था वो मूव सबसे जबरदस्त रहा। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है चेरनोबिल। ओके, दिस इज चेरनोबिल। चेरनोबिल और कीव के बीच में डिस्टेंस लगभग अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 110 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है, ठीक है। इधर साइड से जो अटैक करने का उनका सिंपल पर्पस था कि कैपिटल सिटी कीव जो है उस पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि वहां पे जो कैपिटल सिटी है, प्रेसिडेंट वही है, सब लोग वही हैं, तो उसको अगर अटैक कर देते हैं और पकड़ लेते हैं हम, तो ऑटोमेटिक जो वॉर ओवर हो जाएगा। और इन लोगों ने सोचा था कि भाई 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे, लेकिन यूक्रेनियन यहां पे बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चेरनोबिल आप लोगों ने सुना होगा। चेरनोबिल जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था पहले, और न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल में हुआ था 1980s में, और अभी तक का सबसे भयंकर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है। उनका रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए सब लोगों ने, रशिया ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका, यूके, जर्मनी, ये लोग सब मिलके उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। और कहा जाता है कि जो एक सराउंडिंग एरिया है नियर अबाउट 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां पे परमानेंट रेजिडेंट रहना बहुत डिफिकल्ट है आने वाला 24,000 साल तक, क्योंकि रेडिएशन से कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर कुछ प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो आपको डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे बॉडी में, बच्चे सही पैदा नहीं होंगे। ओके, तो वो है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल पे सबसे पहले बेलारूस साइड से आके चेरनोबिल पे सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया। क्यों कब्जा किया ये सही तरीके से नहीं पता है किसी को, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं कि यहां से चेरनोबिल से जो कीव का जो रास्ता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर के आसपास। दूसरा चीज क्या है कि यहां जो रोड एकदम डायरेक्ट है और बहुत फास्ट पेस में आप जा सकते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर यहां के आसपास में रशियन सोल्जर्स मौजूद हैं। कभी भी कीव पे हमला के मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो, ये बातें अभी चल रही है फिलहाल में, न्यूज में यही चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात है, ठीक। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सही में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो क्या सही में रशिया और यूक्रेन में मिलिट्री कंपैरिजन है। तो अगर ग्राउंड ट्रूप्स के बारे में बात करें तो ग्राउंड ट्रूप्स इनके पास 2.5 लाख है, इनके पास 8.5 लाख है, ठीक है। तो ग्राउंड ट्रूप्स में अंतर तो बहुत है, लेकिन रशिया पूरी की पूरी ट्रूप्स को लेके नहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सपेंस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस आप देख लो रशिया का, और सब भी डिफरेंट बॉर्डर है, वहां भी आपको प्रोटेक्ट करना है। फुल्ली ट्रस्ट आप किसी पे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स उन्होंने डिप्यूट किया था, लेकिन यहां पे मतलब रेजिस्टेंस वो लोग दे सकते थे। लेकिन अगर टैंक का बारे में बात करें तो टैंक जो है वो इनके पास बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। आर्मर्ड व्हीकल बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। आर्टिलरी गन जो है वो भी बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। नेवल वेसल बहुत ज्यादा है, सबमरीन बहुत ज्यादा है, और पर्टिकुलरली वो तो यहां मेंशन भी नहीं है, उनका एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स और यूक्रेनियन एयरफोर्स में कोई कंपैरिजन नहीं है, एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। उनका जो एयरफोर्स है दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरफोर्स, सेकंड नंबर का एयरफोर्स है, और यूक्रेन कहीं भी उसके सामने नहीं टिकेंगे। इसीलिए उन्होंने जो सबसे पहले जो फ्रंटल अटैक किया वो एयरफोर्स ने किया, ठीक है। और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फाइटर प्लेन्स आर स्वार्मिंग इन द एरियाज ऑफ यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के एरिया में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बॉम्बार्डी कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, एंड लाइकवाइज अब जो है कि वो टैंक भी इन्वॉल्व हो गया है, और टैंक भी आप बहुत सारा तस्वीर आपने देखा होगा, टैंक भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो रशिया ने एक्सपेक्ट किया था कि इतने समय में हम उसको कब्जा कर लेंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं इसीलिए पा रहे हैं कि एक
चाहे जो भी हो, जिसकी भी गलती हो, जो भी हो, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ठीक है, ये एक नॉर्मल, इनको पॉलिटिकल कुछ बहुत नॉलेज नहीं है। वो एक एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर थे और प्रेसिडेंट बने, बहुत पॉपुलर थे, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने इस लीडरशिप के टाइम में, जबकि अमेरिका ने, जर्मनी ने, यूके ने, सब ने इन्हें ऑफर दिया कि वी विल एयर लिफ्ट यू एंड योर फैमिली, आप और आपके फैमिली को हम वहां से इवैक्यूएट करके आपको सेफ जगह पहुंचा देंगे, आप वहां पे मत रहिए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मारा जाता है तो देश के लिए बहुत हानिकारक चीज होती है, ठीक है। तो इनको ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, ठीक है। बोला कि भाई हम पार्टिसिपेट, हम नहीं जाएंगे अपने आदमी को छोड़ के, जब तक है जान तब तक लड़ेंगे। इसी तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो भी आ गए हैं। न्यूज में आपने देखा होगा कि एक हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है जो कि मिलियनर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ठीक है, और कीव के वो मेयर भी थे, लेकिन फिर भी वो अपने कंट्री के लिए आर्म्स उठा लिए और युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत लोग आ गए। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल का तस्वीर है, जिनको कि ट्रेन किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग जब नौबत आए तो वो लोग खुद रजिस्ट कर पाए, ठीक है। तो ये है वहां का अभी तक का सिचुएशन। अब इस पे रिएक्शन किनका क्या आया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये आदमी आखिर है कौन। व्लादिमीर पुतिन, आपने बहुत डिफरेंट तस्वीर मैंने लगा रखी है। ये जब जवान थे, जब केजीबी में थे, ये तब का तस्वीर है, ये अब का तस्वीर है। ये देख रहे हैं कि सबमरीन के अंदर घुस के क्रीमिया चले गए थे, ठीक है। ये देख रहे हैं यहां पे गोलियां चला रहे हैं, ये राइफल लिया हुआ है, और यहां देखिए एकदम मौज कर रहा है बंदा। यहां देखिए ये क्या टाइगर के साथ खड़ा है। तो इसका बहुत शेड्स है, बहुत डिफरेंट टाइप का आपको शेड्स दिखेगा। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंट्री का डिसीजन क्या होगा। आज अमेरिका इतना कमजोर दिख रहा है क्योंकि अमेरिका का लीडरशिप में कुछ ना कुछ खामी है। इसीलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के डेट में चाइना बहुत पावरफुल है क्योंकि उसका लीडरशिप स्ट्रांग है, और इंडिया का पूछ हो रहा है, बहुत बार बार लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं। उसे तो रीजन बहुत सारा है इंडिया की तरफ आने का, लेकिन अमेरिका भी बात कर रहा है, यूक्रेन भी बात कर रहा है, रशिया भी बात कर रहा है, सब बात कर रहा है। तो एक कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल है। इसीलिए हमें समझना होगा कि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस टाइप का व्यक्ति है, तब आप समझ पाएंगे कि भाई अटैक होना था कि नहीं था, या अगर वो किस हद तक जाएगा, किस हद तक बात करेगा। क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली थ्रेट किया, पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन किया, ठीक है। थ्रेटन ये किया कि अगर किसी ने इसमें मेडल करने की कोशिश की, हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उनको ऐसा कॉन्सिक्वेंस मिलेगा जो कि उन्हें हिस्ट्री में नहीं मिला हो कभी भी। डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटनिंग मैसेज दिया मीडिया पे आके डायरेक्टली, ठीक है। तो भाई ये कौन है वो समझना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कुछ चीज कि आप लोग नाम सुना होगा जोसेफ स्टालिन, एक अमेरिका के रशिया के डिक्टेटर थे, ठीक है। लेनिन ने रिवॉल्यूशन करके, जिसको कि रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है 1917 में, ठीक है, उन्होंने रशिया फेडरेशन बनाया और कम्युनिस्ट रिजीम वहां पर स्टैब्लिश किया। उन्हीं के चेला थे स्टालिन, ठीक है। उनके बाद स्टालिन वहां के प्रीमियर बन गए, 1922 में यूएसएसआर बन गया। तो स्टालिन के जो कुक थे वो इनके ग्रैंडफादर थे, इनके दादाजी जो थे वो स्टालिन के पर्सनल कुक थे, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो बहुत हम्बल फैमिली से आता था, वर्किंग क्लास फैमिली से आता था, मतलब एक तरह से कहिए तो पुअर फैमिली से आता था, कोई लग्जरी वाला फैमिली, कोई स्पेशल नहीं था, ठीक है। तो लेनिनग्राड नाम का एक जगह है जहां पे कि ये पैदा लिए हैं, और जो शुरू से ही इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। जो बच्चे पढ़ते थे उनसे बहुत अलग था। सब लोग नॉर्मल स्पोर्ट खेलते हैं। बचपन में इन्होंने बोला कि मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है, ठीक है। तो सैम्बो नाम के एक मार्शल आर्ट होता है, सैम्बो। तो इन्होंने सैम्बो मार्शल आर्ट सीखा।
सब लोग सोचते थे कुछ ये बनना, इनका पहले से ही दिमाग में था कि मिलिट्री में जाना है या स्पाई बनना है या इस तरह से पहले से इनका दिमाग में था। तो 1947 में 1975 में जब ग्रेजुएट हुए तो डायरेक्टली ये केजीबी ज्वाइन कर लिए। केजीबी क्या है? केजीबी यूएसएसआर का, पहले जो सोवियत संघ था उसका वो इंटेलिजेंस एजेंसी था। जैसे इंडिया में रॉ है, ठीक है, इजराइल में मोसाड है, अमेरिका में सीआईए है, ठीक है, आपको यूके में MI6 है, आपको पाकिस्तान में ISI है, ठीक है। उसी तरह से जो सोवियत था उसमें केजीबी थे, केजीबी के एजेंट बन गए। केजीबी के एजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजी पता चलेगा आपको कि जब केजीबी में ये इनका ट्रेनिंग हो रहा था तो इनके जो ट्रेनर थे उन्होंने इनको बोला कि जब पर्सनालिटी इनका टेस्ट किया तो बोला कि इसमें डिमिनिस्ड सेंस ऑफ डेंजर है, मतलब इस बंदे को डर नहीं लगता है। और ये बोला कि आज से नहीं है, ये बचपन से ही इसी तरह का इनका है, मतलब कि पैथोलॉजिकल स्टेट है कि जिस चीज से हमें डर लगता है उस चीज से इन्हें डर नहीं लगता है। अगर हमने कुछ देखा, अगर मान लो जो सामने से कोई ट्रक आ रहा है या कुछ आ रहा है, ठीक है, हम बहुत घबरा जाते हैं, शायद हिल भी नहीं पाते हैं बहुत लोग, कुछ लोग कूद जाते हैं मान लो। लेकिन इनका क्या है ना कि जो हमारा डिग्री डर का अगर 100 है तो इनका डिग्री होगा मे बी 5-10 लाइक दैट। तो एक पैथोलॉजिकल स्टेट था कि बंदा डरता नहीं है, ठीक है, ये मानसिकता ही उसकी वैसे थी कि उसको डर नहीं लगता था। और बायोग्राफी में उसने लिखा था, किसने? ट्रेनर ने, कि दैट दिस काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट, दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट, दोनों है, पैथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो भी बोल लो आप, ओके, कि खतरा है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई थी, ठीक है, कोई और नहीं लिखा, इनका खुद का ट्रेनर जो केजीबी में था उसने लिखा है। उसके बाद उनको ईस्ट जर्मनी में भेज दिया गया, वहां पे वो बहुत दिन रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 1991 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 15 डिफरेंट स्टेट्स बन गए, एक रशिया है, एक आज यूक्रेन लड़ रहा है, तो ये सब हैं, बेलारूस, ये सब जितने भी थे सब एक यूएसएसआर के पार्ट थे, ठीक है। वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया और धीरे धीरे करके, और हां, जब केजीबी टूटा, केजीबी क्योंकि पूरे रशिया के मतलब यूएसएसआर का था, तो रशिया उसके बाद एफएसबी बना लिए, वही केजीबी का ही रिलिक्ट है आप बोलो एक तरह से। तो ये व्लादिमीर पुतिन उसके मेंबर बन गए, ठीक है। धीरे धीरे करके व्लादिमीर पुतिन तेज बहुत आदमी था, डर कम लगता था, दिमाग बहुत शार्प था, धीरे धीरे करके एफएसबी के भी चीफ बन गए। और 1999 में आप कहो तो, ठीक है, 1999 में यह बंदा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, धीरे धीरे क्लोज सर्कल में आके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गया। और जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे वहां के, ठीक है, वो थे बोरिस येल्सिन। ये इस व्यक्ति का तस्वीर देख सकते हैं, बोरिस येल्सिन, और उसके साथ ये हैं आपके व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो बोरिस येल्सिन जब प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट रशिया के कहे जाते हैं वो, तो उनका पर्सनालिटी बहुत क्वेश्चनेबल था, कहा जाता था कि वो वेस्ट जो है, अमेरिका जो है पर्टिकुलरली, उनके तरफ इंक्लाइंड है। तो जो ओरिजिनल जो रशियन फड़वर था वो कभी मौजूद नहीं था उनमें, कहा जाता है। फनी थे, शराब पीते थे, शराब तो चलो ठीक है, वो रशिया में सब वोडका पीता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्वमेंट और इस तरह का चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहते हैं लोग कि था उसी टाइम में, ठीक है। उसी टाइम में आपको ये एक जगह है, ध्यान रखिएगा, ये एक जगह है चेचेनिया, ओके, चेचेनिया, ठीक है। ये चेचेनिया जो है, यहां एक डिस्टर्ब एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। 1991 के बाद चेचेनिया का 2 भाग हुआ, 2 भाग में से एक भाग ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, फिर कुछ भाग थे जो रिबेल था, उन्होंने रशियन फोर्सेस से लड़े। 94 टू 96 चेचेनिया और रशिया में लड़ाई हुआ, ठीक है।
और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते गए। रशियन कहते थे इसको टेररिस्ट। अब 1999 में अचानक से कुछ घटनाएं घटी। कौन डेप्टी पीएम बन गए? कौन? पुतिन। ओके, पुतिन डेप्टी पीएम बन चुके हैं 99 में। फिर इनका स्टेचर जो है धीरे से इसी टाइम में बढ़ गया और प्राइम मिनिस्टर भी इनफैक्ट ये बन गए। ठीक है, चलो यहां तक। उसी टाइम में इन लोगों ने क्या किया? चेचेन लोगों ने मॉस्को पे, ठीक है, मॉस्को राजधानी है कहां का? रशिया का। मॉस्को पे अटैक किया, टेररिस्ट अटैक उन्होंने कहा यह है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। चेचेनिया, उन लोगों ने कहा कि चेचेनिया ने अटैक किया। अब उस टाइम में जो लाइमलाइट में पुतिन बहुत जबरदस्त से आ गए, वो नेशनलिज्म के बारे में बात करने लगे, चेचेनिया को टेररिस्ट कहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना होता था वो सब करते थे। तो लोगों को बड़ा पसंद आया। तो अप्रोक्सीमेटली 45 से 50% लोग इसको पसंद करने लगे। उससे पहले सिर्फ 2% लोग इसके बारे में जानते भी थे ठीक से। ठीक है, लेकिन अप्रूवल रेटिंग इतना हो गया कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो बोरिस येल्सिन को बहुत प्रेशर का झेलना पड़ा। बोरिस येल्सिन ने रिजाइन किया, पुतिन को क्या बना दिया? प्रेसिडेंट। 31 दिसंबर 1999, मतलब नया साल आने वाला है और पुतिन क्या बन गए? प्रेसिडेंट। ठीक है, पुतिन बन गए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, 1999 में नेशनलिज्म ये सब चीज के बारे में बात किया और बन गया आपको प्रेसिडेंट। तो अब देखिए, इन्हें पहले से ही पता था कि कितना बहुत पहले से अच्छे से पता है कि ये बनने वाले हैं प्रेसिडेंट। लेकिन इनकी जो पत्नी थी उनको भी ये बात उन्होंने शेयर नहीं किया था। दोस्त भी कुछ जो थे, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्हें भी शेयर नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कितने सीक्रेटिव व्यक्ति हैं पुतिन। अब ये हुआ, अब इन्होंने बागडोर संभाली, इनके हाथ में आ गया, प्रेसिडेंट हो गए, बहुत पावरफुल, और इन्होंने चेचेनिया पे चढ़ाई कर दिया। और यही सुनिए, एक चीज और सुनिए, इसी टाइम में कहा जा रहा था, बहुत लोगों ने एक कहा कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि पुतिन ने अपने से जानबूझ के वो बॉम्ब ब्लास्ट कराई है। लोग जो 300 लोग मारे गए हैं मॉस्को में, वो जानबूझ के किया गया ताकि बोरिस येल्सिन को हटा के वो खुद जो है प्रेसिडेंट बन सके, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन रशिया ने बोला कि बकवास खबर है। अब क्या सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन कहा जाता है ऐसा। और इस तरह का चीज हिस्ट्री में हुआ भी है। हिटलर भी जो पावर में आया है कुछ इसी तरह से करके आया था। उन्होंने खुद से आग लगवा दी थी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। तो अब बन गए, लेकिन फाइनली क्या होगा? पुतिन बन गया है, अब कोई लफड़ा नहीं है। और इन्होंने इन पे चढ़ाई कर दी, किस पे? चेचेनिया में। इसमें कहा जाता है लगभग 80,000 लोगों को मार दिया गया। 80,000 पीपल वेर किल्ड बाय द सोल्जर्स। ठीक है, उसमें रशियन सोल्जर्स भी मरे वो, और वो लोग भी मरे। तो ये एक पहला एडवेंचर था, ध्यान रखिए, ये एक पहला एडवेंचर था, पहला एक बोल्ड स्टेप, ताकतवर आदमी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने वर्ल्ड को कि भाई मेरे को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। ठीक है, और इसको कंप्लीटली ये चीज को दबा के अपने अंदर शामिल कर लिया। तो ये इस तरह से इनकी कहानी है कि कैसे ये प्रेसिडेंट बने और पहला काम इन्होंने क्या किया। इस चीज से आपको थोड़ा पता चला होगा कि मानसिकता क्या है। यहां पे पुतिन नहीं रुके, आगे देखिए। उसके बाद 2008 की बात है। ठीक है, 2008 की बात है। उन्होंने जॉर्जिया, ये रशिया है, ये ब्लैक सी, नीचे टर्की, इधर आर्मेनिया, इधर अजरबैजान, और इस साइड अगर ब्लैक सी इस साइड चले जाएंगे तो यहां पे आपको इस तरफ में वो आपको यूक्रेन भी मिलेगा। तो जॉर्जिया उस टाइम में कुछ बदमाशी कर रहा था, मतलब उनके नजर से रशिया को लगा कि जॉर्जिया सही काम नहीं कर रहा है। तो जॉर्जिया पे इन्होंने चढ़ाई कर दी, और दो एरिया जो है ओसेटिया, सॉरी, ठीक है, ओसेटिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये, ठीक है, और अबखाजिया, ठीक है, ओसेटिया एंड अबखाजिया जो एरिया है, इनको क्या कर लिया? इनको मिला लिया। ठीक है, जॉर्जिया पे अटैक करके 2008 में। देखिए फिर से दिखाया इन्होंने ताकत। अब यहीं पे ताकत खत्म नहीं हुआ, फिर दिखाएंगे ताकत। देखिए अब आइए 2014 में, 2014
2014 में, ठीक है, 2014 में ये क्रीमिया है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये क्रीमिया है। क्रीमिया पे इन्होंने अटैक करके क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया। किसने? रशिया ने। यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, क्रीमिया को पूरा इन्होंने ले लिया 2014 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो पॉलिटिक्स है यूक्रेन का, वो पॉलिटिक्स बहुत हद तक शिफ्ट कहां हो रहा था? यूरोपियन यूनियन के साइड में। और वो लोग ख्वाहिश रखते थे कि नाटो का मेंबरशिप हमको मिले, नाटो के साथ जुड़ना चाह रहे थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया और क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया। ज्यादा दिन पहले की नहीं, 2014 की कहानी है, ठीक है। तो पुतिन को कभी भी हल्के में लेना, ये मतलब वेस्टर्न कंट्री ने ऑलवेज हल्के में लिया है, लेकिन आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए, ये वाला चीज तो हमें समझ में आ गया, ये मामला यहां तक क्या हुआ कि पुतिन क्या कर सकता है, क्या क्या किया है, ये समझ में आ गया। और 2022 में पूरा कंट्री यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें ये थोड़ा जानने की आवश्यकता है कि भाई क्या है एग्जैक्टली मामला, क्या है, हुआ क्या, ठीक है। एग्जैक्टली मामला क्या है कि क्यों पुतिन ने अटैक किया है, इसे भी समझना पड़ेगा। तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि हमने एक वीडियो बनाया है यूक्रेन पे भी, इस युद्ध से पहले का वीडियो, उसमें उसके बारे में बहुत इलेबोरेट डिस्कशन किया है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, इससे जस्ट एक पहले वाली वीडियो है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, और अगर सही लगे वीडियो तो बड़ा मेहनत से बनता है, बड़ा रिसर्च करना होता है, तो आप थोड़ा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और शेयर भी करें, ठीक है। सो थैंक यू। तो देखिए, जब यूएसएसआर था तो दो बाइपोलर वर्ल्ड का कहते थे हम उसको, कि बाइपोलर वर्ल्ड है एक, और दोनों जो बाइपोलर वर्ल्ड है, एक जो साइड जो आइडियोलॉजी था वो लिबरल डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी, और दूसरे साइड जो आइडियोलॉजी था वो लेफ्ट आइडियोलॉजी, चाहे वो आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलो या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बोलो, वो वाला है। दो भाग में आपका वर्ल्ड डिवाइडेड था, दोनों में तनाव चलता रहता था। वो इस एरा को कहते हैं कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर इसीलिए कहते हैं कि एक्चुअली में एक भी पटाखा नहीं फूटा, ठीक है, लेकिन तनाव बहुत थे, ओके। एक अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा था और एक रशिया के द्वारा लीड किया जा रहा था, यूएसएसआर वर्सेस द वेस्ट। तो यूएसएसआर ने अपना सिक्योरिटी के लिए समझौता किया था, उसको बोलते हैं वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट के अंदर समझौता किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी का। सिमिलरली जो उनका जो था, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी थे, उन्होंने स्टार्ट किया नाटो, NATO, नाटो, फाइन। तो यहां पे जो मेजर समस्या है, अब अगर आप देखें तो ये है आपका रशिया, ठीक है। नॉर्मल मैप है ये, फिजिकल पॉलिटिकल मैप है। तो ये लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है, ये तो इधर साइड रशिया का ये है, और ये बेलारूस हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया ये आपका, ठीक है, यूक्रेन हो गया, फाइन, मोल्डोवा हो गया, ठीक है, स्लोवाकिया हो गया, जो भी है इधर साइड, पोलैंड देख रहे हैं आप, ओके। तो ये सब कंट्री जो हैं, इस पहले 15 जो कंट्री मैंने कहा जो यूएसएसआर से टूटे, उसके पार्ट है, ठीक है। तो 1991 में एक मौखिक समझौता हुआ कि उस टाइम के जो आपके यूएसएसआर के सेक्रेटरी थे, उनको गोर्बाचेव थे, उनको यह कहा गया कि भाई तुम जो है कभी ईस्टवर्ड मत शिफ्ट करना, ठीक है, मतलब जर्मनी से जो है इधर साइड आगे मत बढ़ना, तुम यहीं तक रहना, 1 इंच आगे मत बढ़ना। मौखिक रूप से एक तरह समझौता हुआ, ठीक है। लेकिन और 1994 में एक बुडापेस्ट जो हंगरी में, हंगरी का है, ये देखिए, ये है बुडापेस्ट, ठीक है। तो बुडापेस्ट में मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस हुआ, ठीक है, जिसमें कि उस टाइम में यूक्रेन के पास बहुत सारा न्यूक्लियर हथियार था, रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार था। मतलब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन था, किनके पास? यूक्रेन के पास। तो बहुत सारा अगर न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट होते हैं, कंट्री होते हैं, तो दुनिया में सिक्योरिटी रखना, बैलेंस रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस कन्वेंशन के अंदर पर्टिकुलरली बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, और कजाकिस्तान, ठीक है,
इन तीनों के साथ हुआ, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का दिया गया, ठीक, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का दिया गया था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा। इन ल्यू ऑफ दैट इनको पर्टिकुलरली जो सरेंडर करना था, डिसमेंटल करना था अपना न्यूक्लियर वेपन। तो ये न्यूक्लियर फ्री कंट्री है यूक्रेन। अदरवाइज इनके पास ओरिजिनली में न्यूक्लियर वेपन थे पहले, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दो चीज हुआ, लेकिन 1994, 5, 6 हो गए, लेकिन 97 से फिर देखा कि धीरे धीरे वो शिफ्ट करने लगे ईस्टवर्ड। और लेटली क्या हुआ आप देखिए, ये इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की तो पहले से ही था। ये सब आपके जितने भी कंट्री हैं, ये सब जो कंट्री देख रहे हैं, ये सब जर्मनी तो पहले से ही था, लेकिन ये सब आपके किस में आ गए, नाटो का पार्ट में आए। अब नाटो से क्या खतरा है, ध्यान रखिएगा, समझना पड़ेगा कि नाटो के पार्ट में आ गया तो क्या दिक्कत है, आने दो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इनको क्या दिक्कत है। एक दिक्कत है, नाटो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और नाटो का सेक्शन 5 कहता है, ध्यान सुनिए, नाटो का सेक्शन 5 कहता है कि अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द नाटो मेंबर इज अटैक ऑन ऑल द नाटो मेंबर्स, कि एक कंट्री जो कि नाटो का मेंबर है, अगर उस पर अटैक हुआ तो सब के सब कंट्री पे अटैक माना जाएगा, और पूरा का पूरा नाटो का फोर्स, अमेरिका सब जितने भी ताकतवर कंट्री है, सब उस कंट्री के खिलाफ युद्ध करेंगे, नाटो का फोर्स युद्ध करेगा। यह चीज नाटो का चार्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो समझ गए। और उसी नाटो को लेके अफगानिस्तान गए, उसी नाटो को लेके आपका इराक में हमला किया, किसने किया, अमेरिका ने, ठीक है। चलो ये सब हमें आया समझ में। अब देखते हैं, तो धीरे धीरे जब ईस्टवर्ड मूवमेंट होने लगा, तो आप सोचो तो सही, ये इधर हो गया, ये हो गया रशिया, ठीक है, आपका कितना नजदीक आ जाएंगे वो। अगर यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इस जगह पे अगर मिसाइल फिट कर दिया जाए, ठीक है, अगर सोनिक मिसाइल होगा तो मात्र 32 मिनट लगेगा मॉस्को पे अटैक करने के लिए, ठीक है, मॉस्को पे अटैक करने के लिए मात्र 32 मिनट लगेगा, ठीक है। और हाइपरसोनिक अगर मिसाइल रख दिया तो 5.5 मिनट के अंदर आपको अटैक मॉस्को पे हो सकता है। इसीलिए वो कभी नहीं चाहता था कि ये जो यूक्रेन में यहां से मान लो मॉस्को तुरंत पहुंच सकता था, तो वो चाहता है कि ये वाला जो स्टेट हो, यूक्रेन का जो स्टेट हो, वो इस चीज से दूर रहे, ताकि एक सर्टेन बफर जोन क्रिएट हो कि यहां तक कोई नहीं आ सकता है, ये बुल्गारिया इनका है ही, इधर नहीं आ सकता है, इधर ऊपर आप तो चलो वो लोग आ गए, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज है, और यहां पे अगर न्यूक्लियर बम रख दिया जाए तो आप सोच लो जो रशिया का सिक्योरिटी का क्या होगा, रशिया का सिक्योरिटी का क्या होगा। आप एक सवाल आएगा कि सर ऐसे कोई थोड़ी रखता है, फिर से तो टेंशन हो जाएगा। तो भैया रखता है, ठीक है। देखिए कुछ दिन पहले सीरिया क्राइसिस चल रहा था, पहले सीरिया का सिविल वॉर से स्टार्ट हुआ सब चीज। सिविल वॉर में सीरियन गवर्नमेंट बशर अल असद को सपोर्ट करता था रशिया, और उसके अपोजिशन जो ग्रुप थे उनको सपोर्ट करता था कौन, आपको अमेरिका, ठीक है। उसके बाद उसी में ISIS का चक्कर फंस गया, तो फिर दोनों मिलकर लड़ाई की, वो एक अलग इशू है, मैं कभी और उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसी दौरान जो कि टर्की है, कहां गया टर्की भाई, इधर है, इधर दिखाता हूं, इसमें दिखाता हूं, यहां पे अच्छा दिखेगा, कहां है, ये तो नीचे है, ठीक है, ये है टर्की, ओके। यहां पे इस मैप में टर्की, यहां पे इस मैप में देखिए तो टर्की ये आपका हो गया, ठीक है। टर्की में उन्होंने एक एयर कमांड स्टेशन है जिसका नाम है इस्बिट। इस्बिट में 90 ठीक है, 90 B-16 90 टोटल नंबर में B-16 एटम बॉम्ब, ठीक है। उसी दौरान याद रखिए, उसी टाइम में 2014 के टाइम में ही जो नाटो फोर्सेस ने 90 वहां पे B-16 एटम बॉम्ब को जमा करके रखा है इस्बिट एयरबेस पे।
तो मतलब तो ऑलरेडी टर्की में रखा हुआ है, तो आप तो कभी भी मार सकते हो किसी को। अगर जब यूक्रेन में अगर रख दो तो रशिया का सिक्योरिटी का क्या होगा? इस चीज के बारे में रशिया बहुत दिनों से, याद रखिए, बहुत दिनों से कह रहा है कि भाई हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारा जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है। और अभी जो सब चल रहा था गहमा गहमी, उसमें यूक्रेन क्या चाह रहा था कि वो खुद नाटो का मेंबर बन जाए। नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो एलिजिबल हो जाएगा, अमेरिका एलिजिबल हो जाएगा कि यहां पे भी चाहे तो वो कभी भी एटम बम और हाइपरसोनिक मिसाइल्स रख सकता है। तो उन्होंने बस, रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आर्मी जो है, उस टाइम में तो बॉर्डर्स पे आर्मी थे, इस बॉर्डर्स पे आर्मी थे इधर, ठीक है, मैं सबको हटा लूंगा, वापस कर लूंगा, 1.5 लाख आदमी को वापस कर लूंगा। तुम मुझे लिखित गारंटी दो, लीगल गारंटी दो, ठीक है, कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये लोग भी बहुत बदमाश हैं। इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हम लिखित तौर पे नहीं दे सकते। आपने तस्वीर देखा होगा, कुछ दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, जो उनको बुलाया गया था, वो रशिया गए थे और उन्होंने भी डिस्कशन किया, डिस्कशन फेल हो गया और इन्होंने अटैक कर दिया। सबसे बड़ा रीजन, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा उनका जो रीजन है इस अटैक का, वो यही है, सिक्योरिटी थ्रेट। बार बार पुतिन इस चीज को कह रहे थे। अब देखिए 2014 में ही जब क्रीमिया का इंसिडेंट हुआ, तब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक डिस्कशन हुआ। वहां पे बहुत बड़े महान थिंकर, मेयर सीमर उनका नाम है, अभी के टाइम में जो सबसे फाइनेस्ट थिंकर में से एक है इंटरनेशनल रिलेशन के। उन्होंने एक लेक्चर दिया था और लेक्चर में उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो हवा दे रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन जो है गुब्बारे की तरह फूलता बड़ा होता जा रहा है। ये काम करना सही नहीं होगा, नहीं तो रशिया डायरेक्ट इन्वेड करेगा। उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि डायरेक्ट इन्वेड करेगा रशिया। कहां पे? आपको यूक्रेन पे, ठीक है। अब एक और सवाल आता है, ठीक है, कि चलो एक तो आप कह लोगे कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रशिया उसका स्वॉर्न एनिमी है, शुरू से ही चलता है मामला, लेकिन इतना क्यों जिद्दोजहद? ठीक है, तो मैं एक और थियरी के बारे में आपको जानकारी देता हूं जिसका नाम है हर्टलैंड थियरी। ये लाल का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे हर्टलैंड बोला, किसी ने बोला, कौन बोला बताते हैं। दूसरा जो है उसको रिमलैंड बोला। कौन सा थियरी आज के डेट में कितना इफेक्टिव है कहना मुश्किल है, लेकिन इस थियरी में कुछ ना कुछ तत्व है, इसीलिए हमें जानना जरूरी है। तो एक मैकेंडर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने हार्टलैंड थियरी दिया और उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री, whosoever country will command the heartland, आप देख रहे हैं पूरा ईस्टर्न यूरोप है, ये पूरा ईस्टर्न यूरोप है, रशिया, ठीक है। तो इस एरिया में आपको हर वक्त वो चाहते हैं आना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आदमी इसको कमांड करेगा वो पूरे वर्ल्ड का डेस्टिनी को कमांड करेगा। कहने का मतलब कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जिससे की अगर कोई कमांड करे तो पूरा दुनिया को कमांड कर सकता है। तो लड़ाई इसकी ऑलवेज रही है, याद रखिए, लड़ाई इसकी ऑलवेज रही है। और आपका इसका एग्जाम्पल ऑलवेज दिख जाएगा कि अपना डोमिनेंस इस हॉटलैंड एरिया में शो करने के लिए जितने भी सुपर पावर है, नाटो तो अपना बढ़ा रहा है, रशिया भी चाह रहा था इस साइड बढ़ाना, लेकिन चलो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अलग मामला है। लेकिन चाइना के एग्जाम्पल देखिए, आप चाइना के एग्जाम्पल देखिए। चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये लाल वाला ये जो है, ये दिस पोर्शन, दिस, ओके, ये जो है ये रोड बना रहा है। ये क्या है? मेरीटाइम है, समंदर के रास्ते, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन उन्होंने बनाया है इस, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, प्योर इकोनॉमिक बेल्ट, रोड हो, रेलवे हो, इससे पूरा कनेक्ट करने का है।
ताकि वो अपना जो सामान है यहां से इधर बेच सके और इकोनॉमिक इंफ्लुएंस जो इस हार्टलैंड में वो बढ़ा सके, इकोनॉमिक इंफ्लुएंस जो है हार्टलैंड में वो बढ़ा सके, इसलिए ये चीज फोकस किया जा रहा है। एक और चीज मैं बोलता हूं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आर्कटिक सी रिसीड हो रहा है, गर्मी हो रही है, वहां से नया ट्रांसपोर्ट रूट बन रहा है, ठीक है। अब नया ट्रांसपोर्ट रूट बनेगा तो ये जो सुएज कैनाल का डोमिनेंस है वही बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट रूट बन गया तो, ठीक है। तो वो भी इसी पॉलिटिक्स के अंदर आता है, इसी पॉलिटिक्स के पार्ट आते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको पूरा समझाएंगे कि भाई क्या है इसका मामला। लेकिन इन जनरल भी उस एरिया का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो सब लोग चाहते हैं कि मेरा डोमिनेंस वहां पे बना रहे, बरकरार रहे, ठीक है। वो भी एक बैक ऑफ द माइंड सब लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। चलो अब आते हैं कि रशिया का रियल एम क्या है, ठीक है। तो रशिया का रियल एम अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि रशिया का रियल एम क्या है, लेकिन जब ट्रेंड देखेंगे तो 4 ट्रेंड दिखता है कि 4 ट्रेंड वो चाहता है कि जो चाहता है वो अचीव करना इस युद्ध से। पहला चीज है डीमिलिटराइजेशन, ठीक है। डीमिलिटराइजेशन मतलब वो एरिया जो है मिलिट्रीली बहुत पावरफुल ना रहे और पर्टिकुलरली नाटो से तो वो जुड़े ही ना, नाटो से वो जुड़े ही ना, ये एक पहला पर्पस है। और दूसरा उन्होंने बोला डी नाजीफिकेशन। पुतिन ने कहा है अभी कि अभी उन्होंने एक ऑफर दिया, 2 दिन पहले ही बोला है उन्होंने, बोला कि मिलिट्री पर्सनल आप लोग जो हैं वहां पे जो लड़ रहे हैं, बोले लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, पावर अपने हाथ में ले लीजिए, मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कूप करो, तुम पावर मिलिट्री गवर्नमेंट बनाओ, तुमसे हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, तुमसे डिस्कशन करना आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो अभी जो वहां पे जनता है, अभी जो वहां पे लोग हैं यूक्रेन में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जेलेंस्की और बहुत लोग, ठीक है, उनको उन्होंने कहा कि वो लोग नियो नाजी हैं, जो नाजी टाइप हिटलर टाइप टेंडेंसी है उनका, ठीक है। दूसरा चीज उसको कहा कि वो लोग ड्रगिस्ट हैं, कि ड्रग लेते हैं। तीसरा चीज कहा कि वो लोग टेररिस्ट हैं, तो उनको हटाओ, उनसे बात नहीं करना, तुम लोग पावर ले लो, तुमसे बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा उनका नियो नाजिफिकेशन, डी नाजिफिकेशन उन्होंने कहा, ठीक है। थर्ड चीज उसको बोला कि इसको एक न्यूट्रल स्टेट बनाने का उसका पर्पस है, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंट्री को अपने अंदर रखना वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, बड़ा कंट्री है, अपने अंदर रखना आसान काम नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं रख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकता है, लेकिन फिर भी रखना बहुत डिफिकल्ट चीज है। और क्योंकि पॉपुलेशन जो है नॉर्मल कॉमन पॉपुलेशन विद्रोह कर देती है, जब विद्रोह कर देती हो तो रिविलियन को दबाने में बहुत ऑर्डिनरी लोग मारे जाते हैं और आप खुद का भी एनर्जी उधर बहुत ज्यादा डाइवर्ट करते हैं, आपके भी आर्मी पर्सनल ये सब, और पैसा बहुत खर्च होता है, तो बड़ा एक्सपेंसिव इंटरप्राइज होगा। तो डेफिनेटली वो एक, लेकिन नहीं चाहती है कि, मतलब उनके लिए थोड़ा टेंशन वाला चीज होगा रशिया के लिए कि हम अपने अंदर ही शामिल कर लें, लेकिन कर भी सकती है, पुतिन है तो दे कैन डू इट, ओके। तो लेकिन चाहती है कि अगर स्टेट बने तो न्यूट्रल स्टेट बने, ठीक है। हमको रशिया को सपोर्ट मान के चलो, करे ना करे, लेकिन दूसरे को, नाटो को सपोर्ट ना करे। और थर्ड चीज जो उनमें इशारा दिखा है, वो दिखता है कि एक पपेट टाइप गवर्नमेंट हो जो अमेरिका के उसमें ना आए, वो जो रशियन है, जो पुतिन है, उनके बोलने पे वो जो बोले उस तरह का काम करे, जैसे कि विक्टर यानुकोविच थे जो कि 2014 तक प्रेसिडेंट थे वहां पे, ठीक है। तो ये 4 चीज निकल के आता है कि भाई क्या चाह रहा है, कि क्या, और भी इसमें कुछ है मैं बताऊंगा। तो आगे अब देखते हैं कि इसमें रेस्पॉन्स क्या हुआ, कौन सा कंट्री ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो पहले 3 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से, चाइना के पर्सपेक्टिव से और वेस्ट के पर्सपेक्टिव से, जो कि अमेरिका और उसके एलाइज हैं, उनका क्या है। तो सबसे पहले वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ने, नाटो ने पहले तो बहुत, मेयर सिमर ने जैसे कहा था कि गुब्बारे में हवा दे रहा है,
ठीक है, वही वाली बात होगी, नाटो बोला हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नाटो का मेंबर वो था ही नहीं। तो नाटो का फोर्स अभी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो कर क्या रहा है नाटो? तो नाटो कंट्री उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहा है कि उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। किसको? रशिया को। दूसरा चीज क्या कर रहा है वो कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन भेज रहा है यूक्रेन में, ताकि यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं, जर्मनी ने भी रिसेंटली थोड़ा कल ही शायद भेजा है पहला कंसाइनमेंट, ओके, कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्स जिसको कहा जा रहा है, उनके पास हथियार हो, और ऑर्डिनरी आदमी भी अगर हथियार उठाना चाहे तो उनके पास भी हथियार हो। ठीक है, क्योंकि हथियार की कमी यूक्रेन में बहुत हो गई है। तो कैसे भेजा जा रहा है? चाहे पोलैंड रूट से मेनली भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज वो कर रहे हैं। तो तीसरा चीज क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं, ताकि रशिया को इतना आइसोलेट कर दो, इकोनॉमिकली इतना दबा दो कि क्रम्बल कर जाए, कि लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ ही सीज हो जाए। इस टाइप से वो कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, 2014 में जब क्रीमिया को रशिया ने अपने अंदर ले लिया था, उस टाइम में भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया था। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन कैसा लगा रहे हैं कि रशियन बैंक्स हैं बहुत सारे, उस पर लगा रहे हैं। रशिया में जो पब्लिक सेक्टर, जैसे इंडिया में गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, इस तरह की कंपनीज हैं, वहां पे भी बहुत है, जिनका कि एसेट $1.4 ट्रिलियन है। बैंक जो है उसका मोर देन $1 ट्रिलियन के एसेट है, ग्लोबल प्रेजेंस है। उन सब पे रोक लगा रहे हैं। दूसरा चीज जो आप ध्यान दीजिएगा कि जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जब बिल्ड हुआ 1917, 100 साल से पहले की बात है, तो जब धीरे धीरे बिल्ड हुआ तो रशिया में एक इलीट लोग, काइंड ऑफ मिलिट्री इलीट बोलो, पॉलिटिकल इलीट बोलो, ब्यूरोक्रेटिक इलीट बोलो, जैसा ही बोलो, कुछ इलीट लोग ही चला रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति है पुतिन, आप कह सकते हो। इसी सिस्टम को बोला जाता है ओलिगार्कियल सिस्टम, ओलिगार्क। तो रशियन ओलिगार्क जितने हैं सब पे उन्होंने प्रतिबंध लगाई है, इंडिविजुअल। और पुतिन का भी बहुत सारा पैसा है, या बहुत सारा ऐसे जो फॉरेन बैंक में है, बहुत डिफरेंट जगह, सब पे इन्होंने फ्रीज लगा दिया है। लेकिन अभी जो ये लोग एक चीज सोच रहे हैं स्पेशली लगाने का, फाइनेंस टर्म में अगर देखा जाए, तो स्विफ्ट सिस्टम पे। अब स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम एक इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो इधर से यही सिस्टम यूज करना होगा। तो जो कंट्री स्विफ्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, उसको यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज नहीं कर पाएगा तो पेमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। बड़े कंट्री का अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो स्विफ्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और ईरान स्विफ्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए उनके साथ बिजनेस करना किसी और कंट्री के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी में आप नहीं कर सकते, यूरो में नहीं कर सकते, पाउंड में नहीं कर सकते हो, डॉलर में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि इसको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाए। ठीक है, बात ही चल रहा है, अभी निकला नहीं है। लेकिन यह भी है, दूसरा चीज, एक चीज कह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं, अब सेमीकंडक्टर तो आज के डेट में हर चीज में लगता है, हर एक चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो उसमें सेमीकंडक्टर आपको लगेगा। तो सेमीकंडक्टर जो है, कोई ऐसा सेमीकंडक्टर मौजूद ही नहीं है ऐसा जिसमें कि अमेरिका का कोई ना कोई छोटा कंपोनेंट ना लगता हो। पूरी तरह से नहीं, लेकिन छोटा छोटा कंपोनेंट बहुत अमेरिका में प्रोड्यूस होता है जो लगता ही लगता है उसमें। कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर बैन कर देंगे तो टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि आज के डेट में बिना टेक्नोलॉजी का आपका इकोनॉमी एडवांस नहीं हो सकता है, तो टेक्नोलॉजी ही उसको क्या कर दिया जाए, आपको समहाउ क्रिपल कर दिया जाए, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ही उसका खत्म हो जाए। यह भी चीज सोचा जा रहा है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भाई इससे क्या होगा, कितना होगा नुकसान अमेरिका को, रशिया को। तो रशिया को नुकसान का अगर बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा इमीडिएट लेवल पे थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के ऑल्टरनेट सिस्टम उन्होंने SBFC कहते हैं, तो वो एक डेवलप कर लिया है। ठीक है, जिससे कि उनका 20%, फिलहाल में बहुत ज्यादा नहीं है, रशिया का 20% ट्रांजैक्शन उसी से होता है, और उससे होता है तो भाई 20% में तो कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है वो। ठीक है,
ये एक चीज है। दूसरा चीज, यूरोप कहीं अगर तुम बात करो तो यूरोप ऑयल एंड गैस का, जहां तक बात है, ऑयल एंड गैस से एनर्जी है तो आपका इकोनॉमी चलता है। 40% रशिया पे ही डिपेंडेंट है। रशिया से ही बहुत लंबे लंबे पाइपलाइंस बनाए गए हैं, ठीक है। उस पाइपलाइन से वो गैस और ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है। 40% अगर डिपेंडेंट है। और दूसरा चीज कि मिलिट्री हार्डवेयर में रशिया बहुत ऊपर है, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री हैं जो वहां से बहुत मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं, तो ये सब डिपेंडेंसी है। मिलिट्री हार्डवेयर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेशल डिपेंडेंसी है। तीसरा एक एंगल आ रहा है कि रशिया के पास खुद ही $600 बिलियन का हार्ड करेंसी है, फॉरेक्स उसका $600 बिलियन है, ठीक है। तो सर्वाइव समहाउ कर ले। एक चीज और इसमें एंगल आ रहा है कि रशियन जो हैं वो आपको डिफरेंट, पर्टिकुलरली अगर चाइना के साइड देखे तो उनके साथ, अगर चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा ले तो समहाउ वो जो ये जो इकोनॉमिक रेपरकेशन जो हुआ है उसको बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। लेकिन कितना भी आप बोल लो, कुछ भी करो, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ, इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ही ताकतवर इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको रूबल में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। रूबल हो सकता है कि स्लाइड हो जाए, ठीक है, तो लेकिन रूबल में ट्रांजैक्शन करना शुरू हो जाए। और यूरोप भी है, जस्ट बिकॉज उसके डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है 40%, तो अचानक से किसी और से तो शिफ्ट नहीं हो जाएंगे ना, तो लेना तो वहीं से पड़ेगा ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रशिया ने जब कैलकुलेशन किया तो उस कैलकुलेशन में देखा कि लॉस तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि युद्ध ना किया जा सके। तो आप मेरे समझ से इकोनॉमिक सैंक्शन ठीक है, अच्छी बात है, उससे इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन बहुत कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट है, जैसे ऑयल प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर चला गया है, तो $100 पर बैरल से ऊपर चला गया है, तो इंडिया जैसा कंट्री है उसके लिए बहुत टेंशन वाला चीज है, ठीक है। दूसरे कंट्री भी जो हैं उनके लिए बहुत, जापान के लिए टेंशन है। जापान 95% जो एनर्जी है वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। इंडिया ऑयल एंड गैस के हिसाब से अगर देखें तो हम 80% से ज्यादा डिपेंडेंट है। वो लोग जो हैं अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो हमने बोला 40% के आसपास डिपेंडेंट है, लेकिन अगर जर्मनी जैसे कंट्री की बात करते हैं तो 52%, 53% डिपेंडेंसी है। फ्रांस टाइप का बात करते हैं तो 47% डिपेंडेंसी है। कुछ कुछ कंट्री हैं उनको 80% तक डिपेंडेंसी है। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ तो कितना इफेक्टिव होगा, ओके, कितना इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है वेस्टर्न कंट्री ने, ठीक है। अब देखो कि इंडिया और चाइना का क्या स्टैंड है। तो पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और ये एक तरह से देखा जाए तो एक क्लासिकल डायलेमा भी था, क्योंकि इंडिया ऑन प्रिंसिपल हम फेवर नहीं करते हैं कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री को इन्वेड कर दे। और ये अच्छी बात कभी नहीं होती है कि किसी कंट्री, कोई बड़ा कंट्री है तो छोटा कंट्री पे अटैक कर दे। ये अच्छी बात कभी नहीं होती है, क्योंकि कल के डेट में अगर चाइना ताइवान पे अटैक कर दिया और ताइवान को अपना पार्ट बना लिया तो क्या करोगे? उसको तो छोड़ो, ताइवान तो आप बोलोगे कि सर वो थोड़ा दूर है, लेकिन अगर भूटान पे अटैक कर दिया तब क्या होगा? डोकलाम क्राइसिस जो था, डोकलाम इंडिया का पार्ट नहीं है। डोकलाम आपको जो भूटान का वो टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा उसमें, डोकलाम में। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ समझौता किया हुआ है। तो कल के डेट में वैसा एडवेंचर चाइना करेगा तो क्या होगा? ये सब क्योंकि इसीलिए आप सपोर्ट नहीं कर सकते रशिया को, क्योंकि आपके पड़ोस में होना शुरू हो जाएगा। चाइना का भी मेंटेलिटी जो है वो इंपीरियलिस्टिक मेंटेलिटी है, एक्सपेंशनिस्ट है। वो पूरा कह रहे हैं कि साउथ चाइना मेरा है, पूरा ही कल के डेट में उधर वो बोले कि मेरा सोवरेन टेरिटरी, क्या करोगे तुम? ये सब बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। दूसरा चीज है कि रशिया जो है, स्टेप उसका गलत है सही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन रशिया जो है वो आपका एक अच्छा, एक टेस्टेड फ्रेंड रहा है। हमें हर समय
हमारा सपोर्ट किया है। मेजर आर्म सप्लाई करते हैं हम लोग उससे, S-400 या फिर ब्रह्मोस सिस्टम हो गया या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, हम उनके साथ मिलकर बना रहे हैं, तो हमारा उनसे वो भी डिपेंडेंसी है। तो रशिया ने, तो इंडिया ने यूएनएससी में क्या करा, एब्सटेन कर गए कि हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। दूसरा चीज, लेकिन स्टेटमेंट इशू किया कि हम हर तरह का वायलेंस को कंडेम करते हैं, इमीडिएट लेवल पे वायलेंस सीज किया जा सके। तो इंडिया का एक स्टैंड कह सकते हो कि न्यूट्रल टाइप स्टैंड है, नॉन एलाइड टाइप स्टैंड है। जो नॉन एलाइड होना एक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा है। तो नॉन अलाइनमेंट को लोग कहते हैं कि इरेलेवेंट हो गया है, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड था तो रेलेवेंट था। अलाइनमेंट होगा तो एक जगह इधर होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा, जब एक ही हो तो अलाइनमेंट कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लोग कहते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मल्टीपोलर जब वर्ल्ड बन रहा है तो फिर नॉन अलाइनमेंट का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इंडिया का रोल बहुत बढ़ गया है, ठीक है। और हर कोई ये कह रहे हैं कि इंडिया से बात करो, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, वो सब कह रहे हैं इंडिया के बारे में। क्यों? क्योंकि ये तो पता है कि चाइना तो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, क्योंकि कल के डेट में उनका भी इंटेंशन है कि सिमिलर टाइप कुछ हम भी ताइवान में कर लें, हांगकांग में कर लें, वियतनाम में हमें इन्वेड कर दें, हमारे साथ परेशान करे तो, ठीक है। इधर जो है अपना तिब्बत तो ले ही लिए हो, कल के डेट भूटान भी ले लो, उनका खुद का इंटेंशन तो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन चाइना ने भी मौखिक रूप से डायरेक्टली ना इसको सपोर्ट किया, ना इसको अपोज किया, ठीक है। ना इनको सपोर्ट किया, ना अपोज किया। कम से कम इंडिया तो बोला कि वायलेंस को हम अपोज करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टैंड है इस दोनों कंट्री का। जहां तक कि इंडिया का बात है, तो इंडिया को डेफिनेटली इंपैक्ट बहुत पड़ेगा इकोनॉमिकली, कि आप अपना शेयर मार्केट आपने देखा कि किस तरह से 2700 पॉइंट 2400 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बहुत इंपैक्ट करेगा, ओके। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो और एक चीज मैं स्विफ्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकालते हैं तो बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, आपको इटली हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इनका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रशिया में, ठीक है। तो उन पैसों का क्या होगा, उसका रिटर्न का पॉलिसी कैसे होगा, यह भी एक इशू है कि इनके बैंक्स जो इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए, उनका रिकवरी कैसे होगा। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है स्विफ्ट में भी लेके। लेकिन ये सब के बीच में ये एक बहुत सवाल आता है कि क्या प्रूफ, कैसे, क्या करेगा रशिया। तो जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रशिया बात करेगा और अपना जो डिमांड है न्यूट्रल स्टेट का, उसको वो मनवाएगा। और डोनेस्क और लुहांस जो है उसमें शायद वो रेफरेंडम करा दे, जैसे कि क्रीमिया में रेफरेंडम कराया था, उसी तरह से रेफरेंडम करा दे और ये प्रूव कर दे वर्ल्ड को कि भाई हमने जो उस पर इन्वेट किया था, मेरे पास ऑब्वियस रीजन था, क्योंकि ये सब कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी या रशिया में मिलना चाह रही थी, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अटैक किया। तो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ठीक है। अभी भी वो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 51 के अंदर जो हमने जो काम किया है, आर्टिकल 51 मेनली जो कहता है वो आपको कहता है कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं तो आपका अटैक इलीगल अटैक नहीं है। तो वो वाला जो चीज है, वो चीज वो प्रूव कर पाएगा। बहरहाल ये चीज है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और बहुत लोग जो हैं वो मारे जाने का चांसेस है। तो जितना जल्दी वॉर को खत्म हो, कुछ निगोशिएशन हो तो अच्छी बात है। यूक्रेन के लिए भी अच्छी बात है, रशिया के लिए भी अच्छी बात है, वर्ल्ड के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह का जो चीज अब होता है तो एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। यहां पे अमेरिका का हेजेमनी है, अमेरिका का जो पावर है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ गया। और जब डायरेक्टली अमेरिका का पावर क्वेश्चन में आ गया तो ताइवान जैसा कंट्री होगा या और भी इस तरह के जो भी होंगे, वो अमेरिका जब ये एश्योरेंस देगा कि हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो लोग ना माने। और ये चीज एक चाइना टाइप कंट्री को ये दिखा दिया कि भाई तुम अगर ताकत दिखाओ, सब चीज मैनेज करके चलो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कल की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, वियतनाम हैं, या इवन नीचे चले जाओ तो और भी कंट्री हैं,
जिनसे उनको टेंशन है साउथ चाइना सी लेके, तो वहां पे वो कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रेसिडेंस कहीं नहीं हुआ। बातचीत इनफैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। ईरान भी कुछ क्लेम करने लगा है, सीरिया भी कुछ क्लेम करने लगा है इसको देख के। तो ये एक जो चीज है वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। हां, कुछ लोग डेफिनेटली बहुत खुश हैं कि रशिया ने अटैक कर दिया, लेकिन जब गहराई में चीजों को समझेंगे तो डेफिनेटली कोई भी वॉर अच्छा नहीं होता है। एक छोटा सा चीज बहुत बड़ा चीज करवा सकता है। ठीक है, तो ये कहानी पूरी है इस वॉर की। थियोरेटिकल एंगल से, हर एंगल से मैंने इसे समझाने की कोशिश किया है, और इस पे और जैसे चीजें अनफोल्ड होती है तो हम और भी इस पे वीडियो लेके आएंगे। और आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।